सुनो ना के अंतर्गत आजकल आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं इसका अगला भाग। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाके कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पे टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों में बेचे वो नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत में भी नहीं करेंगे। 5,000 तो बहुत दूर की बात है। उसे बताओ दादा, और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक निछा और बाजे गाजे में उड़ा दें, फिर हमारी तो बधेई बैठ जाएगी। उमरनाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही तो आमदनी होगी नहीं। कम से कम साल भर तो घर से खाना पड़ेगा ना। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा और पत्रों में लेख लिख के मेरा अब निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंध में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, ये बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको नहीं मिलता ना। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। ये सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा के भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। से झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुन के कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊं विवाह का नाम भी नहीं लूँगा। और सच पूछिए तो विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वो इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वो 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों को क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पे कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी है नहीं। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही सही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पे 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाके पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4,000 5,000 लग ही जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं, बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा, घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, ये नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में 1,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, MA BA न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वो पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पे उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि वो ज़माना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पे उनका पूरा अधिकार है, ये उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वो उसे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादा की ही कमाई है।
किसी की कमाई हो श्रीधर पे उनका पूरा अधिकार है। ये कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के कहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पे वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वो कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रच के माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिला के कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया के कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने के ही हों, मैं नीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप लोग बैठिए, बीच में भाजी मत मारिएगा। मैं अलग रहूँगा और तुम सीता अलग रहूँगा। लेकिन जब दयानाथ से ही प्रश्न किया गया तो उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी आजकल आप सुनो ना के तहत सुन रहे हैं। इसका अगला भाग हम आपको फिर सुनवाएंगे।